बेरोजगारी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी सरकार आए दिन घिरती रहती है। विपक्ष गाहें बगाहें बेरोजगारी पर सुर तेज कर देता है और वहीं अब सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन के जरिए बड़ा बूस्टर डोज देने जा रही है। और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने जहां सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा करते हुए 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया, वहीं रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। तो यह बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इसको आधार बना के बार बार लगातार और कई बार आज भी विपक्ष सरकार को घेरता है, चाहे बात केंद्र की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हो। हालांकि दोनों ही सरकारों का अपना दावा है कि हमने रोजगार दिया है, पहले के मुकाबले हालात बेहतर किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसको भी जानेंगे। आज जो ऐलान किए गए उसके क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे। विपक्ष आखिर इस तरह की अगर प्रतिक्रियाएं दे रहा है इस बड़े ऐलान के बाद, तो उसकी वजह क्या है? क्यों विपक्ष को भरोसा नहीं कि जो कहा है वो करके दिखाया जाएगा? अनिल जैन है जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी बात हम करेंगे। शुरुआत अनिल जी आप ही से करेंगे, क्योंकि सियासी एंगल बाद में इस पर लेंगे। लेकिन ये जो ऐलान किया गया है 1.5 लाख नौकरियों का, फिर उधर डिफेंस में, इधर योगी सरकार ने पुलिस भर्तियों को लेकर डबल इंजन की सरकार और रोजगार जो है वो छप्पर फाड़ देने की तैयारी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर ही सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे संभव होगा? जैन साहब आप ये बताएं कि मोदी के मेगा प्लान से क्या बेरोजगारी खत्म होगी? उसमें चाहे रक्षा मंत्रालय का ये जो आज का ऐलान था, अग्निपथ योजना, वो भी शामिल है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान भी है। बेरोजगारी के मोर्चे पे जो सरकार घिर रही थी, क्या ये मास्टर प्लान आपको लगता है कि ये कामयाब होगा, बेरोजगारी इससे दूर होगी? बहुत अच्छी कोशिश है, पॉजिटिव कोशिश है। आप एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कोई एक तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। डिफेंस में एम्प्लॉयमेंट करने का, पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट करने का बहुत अच्छा रिवोल्यूशनरी प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और ये डिफेंस में ही नहीं, बाकी भी पुलिस में भी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बहुत भर्ती करने वाले 60,000 लोगों को लेने वाले हैं। और ये पैन इंडिया प्लान एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो कदम है वो महत्वपूर्ण है और इससे बड़े बदलाव होंगे? जी बिल्कुल, बड़े बदलाव होंगे। और इस योजना को आप एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देख रहे हैं? हाँ। जैसे मैंने कहा अभी कि हमारा बहुत बड़ा बजट, 5.25 लाख करोड़ का जो डिफेंस का बजट है, उसमें से 1,25,000 करोड़ रुपया हम केवल पेंशन के रूप में बांट रहे हैं। ये उसको नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। इस योजना को लागू करने के बाद में ये जो 1,25,000 करोड़ रुपया जा रहा है, धीरे धीरे इसमें घटाव आएगा, इसमें कमी आएगी। और ये जो रुपया बचेगा हम अपने डिफेंस की दूसरी जरूरतों के लिए यूज कर सकेंगे। आज हमारे पास 26 लाख पेंशनर्स हैं इस समय डिफेंस के सेक्टर में, और 55,000 पेंशनर्स हम हर साल ऐड कर रहे हैं। अनबिलीवेबल, मतलब इट इज फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टुवर्ड्स पेंशन, विच इज नेगेटिव एक्सपेंडिचर आई मस्ट से, जिसका कोई देश को अभी लाभ नहीं मिल रहा है। पर वो बांटना भी सरकार की एक मजबूरी है। उसको हमने टेक्निकली एड्रेस किया है, वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हमारे पास में जो सेकेंडरी लेवल पे फोर्स होनी चाहिए वो हमारे देश में नहीं है। इस योजना से सेकेंडरी लेवल पे हर तरह की फोर्स को तैयार करने की कोशिश की है। तीसरा, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, जो लोग यहाँ से रिटायर होंगे 4 साल बाद में, इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन, वैसे ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का है जी, और सैनिकों के लिए 4 साल का कर दिया गया। आप देखिए कितना बड़ा फायदा होगा। एवरेज एज जो अभी हमारी सैनिक की है वो 36 साल है। 36 साल एवरेज एज, और वैसे मैक्सिमम एक आदमी जो सैनिक एम्प्लॉय होता है वो 48 साल तक होता है। क्या 48 साल का आदमी फ्रंट पे लड़ सकता है? उससे एवरेज एज को कम करने की कोशिश की, और एवरेज एज को ये लोग 21 साल लेके आ रहे हैं। फ्रंट पे आज जो सैनिक चाहिए वो 21-22 साल, 25 साल का चाहिए। 48 साल का आदमी हमारे जो डिफरेंट टेरेन्स हैं वहां पे लड़ नहीं सकता है।
आप इस योजना को केवल एम्प्लॉयमेंट के एक ठीक, यानी इसके कई बेनिफिट जो हैं वो हो सकते हैं। जैन साहब देखिए, क्या अर्थव्यवस्था, चूंकि कई बार ये कहा गया कि पटरी से उतर गई कोरोना के चलते भी, और उससे पहले भी कई तरह के सवाल उठते रहे अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था को रोजगार के जरिए बूस्टर डोज मिलने की तैयारी की जा रही है? इससे हम उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात तो ये जो अर्थव्यवस्था उतर गई पटरी पे, ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था कभी उतरी ही नहीं थी पटरी से नीचे। आपने देखा कोविड के बाद में शेयर मार्केट हिंदुस्तान का कैसे चला, कितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास में अभी आया है इन पिछले 2 सालों में। और किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लीजिए, चाहे वो टेक्सटाइल देख लीजिए, हर जगह पे जो कंपनियों ने रिजल्ट, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आए हों, चाहे वो कोई भी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के व्हाइट गुड्स के रिजल्ट जो आए हैं, दे आर द बैरोमीटर, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप बताइए कौन से रिजल्ट खराब आए, किस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कौन सी कंपनी लॉस में चली गई? हर कंपनी ने अच्छा किया है और फर्दर एम्प्लॉयमेंट किया है। आप प्राइवेट सेक्टर में लाखों लोगों ने, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कंसिस्टेंटली वो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं पिछले 2 साल से। तो ये जो मिसकंसेप्शन था कि कोविड की वजह से इकोनॉमी हमारी नीचे चली गई, वो बहुत ही एक शॉर्ट फेज था। उसके बाद से हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल भी पिकअप हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा पिकअप हुआ है। 7 से 8% की बराबर ग्रोथ आ रही थी। और इस बार प्रॉब्लम क्या है कि कुछ इंटरनेशनल रीजंस हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, वो एक जोल्ट मिला है इंडियन इकोनॉमी का। तो उसके लिए अपन इंडियन इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते, ग्रोथ आ रही है। पर अगर मान लीजिए आपका पेट्रोल जो आपको $60 बैरल पे मिल रहा था, वो अगर 140 पे चला गया है, तो आप क्या किया जा सकता है उसका? कहीं न कहीं तो वो उसका इफेक्ट अपनी इकोनॉमी पे आएगा ही। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक मिनट मेरे को एम्प्लॉयमेंट पे बोल दीजिए। जी, आप बोले, चूंकि आप ही की बात पे काउंटर करना चाह रहे हैं सैफ खान बहुत देर से, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं सैफ आता हूँ। एम्प्लॉयमेंट कोई एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में आया है। और गवर्नमेंट अपनी जगह पे जितना एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रही है वो कर रही है। ये भी एक बहुत सुंदर प्रयास है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये जो आपको एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था की जा रही है लोगों को। आज जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको जब आप ट्रेन कर देंगे, 4 साल के अंदर यूज कर लेंगे, और उनकी यंग एज में जब आप उनको छोड़ देंगे 25 साल की एज में या 21 या 22 साल की एज में, तो वो जो आगे अपनी जिंदगी जिएंगे वो स्किल्ड आदमी की तरह जिएंगे, स्किल्ड व्यापार करेंगे। और इसके साथ देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। इमीडिएटली जैसे ही 4 साल बाद में वो डिफेंस से निकलेगा, 18 लाख रुपए की लोन की व्यवस्था अभी से कर दी गई है कि वो आदमी जो आज रिटायर होगा 4 साल बाद में, उसको इमीडिएटली 18 लाख रुपए का बैंक से कर्ज मिल जाएगा। हर तरह की व्यवस्था तो गवर्नमेंट अगर एक व्यवस्था कर रही है, उसको आप अगर पॉजिटिव नजरिए से देखिए। हर बार ये कहना कि मेरे को 15 लाख नहीं मिले और ये नहीं हुआ, मोदी जी ने मतलब कुछ नहीं किया, तो देश ऐसे ही नहीं चल रहा है, व्यवस्थाएं ऐसी नहीं चल रही हैं। आज हम और आप इतना व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं कि ऐसे जी रहे हैं। ठीक, जैन साहब, इस पूरे मास्टर स्ट्रोक का अगर आप देखें, जिसे कहा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक ये है, चाहे केंद्र के ऐलान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऐलान की बात करें, या फिर रक्षा मंत्रालय ने आज जो ऐलान किया, इन तीनों कड़ियों को अगर जोड़ के आप देखें तो इससे किस तरह का बदलाव और परिवर्तन हमें दिखाई देगा? देखिए, आज हम जो बहस कर रहे हैं, आज की ये जो अग्निपथ योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है डिफेंस सेक्टर के लिए, मेरे ख्याल से हमारा जो बहस का मुद्दा था अग्निपथ और अग्निवीर योजना थी। और अगर इस अग्निपथ योजना को आप देखें तो योजना बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी आएगा और इकोनॉमी पे भी आएगा। इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पेंशन के फॉर्मेट में आएगा, पेंशन में काफी बचत होगी। जो अभी 26 लाख लोगों को पेंशन जा रही है, धीरे धीरे ये नंबर कम होगा और यहाँ पे हमारे को सेविंग होगी। बिसाइड जो बहुत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जो सोच गवर्नमेंट की है, वो है सेकेंडरी रिजर्व फोर्स को तैयार करना देश में। आज जो हमारी फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज, मान लीजिए इस समय 14 लाख लोग हैं, 130 करोड़ लोगों में केवल 14 लाख लोगों का
इतना बड़ा बॉर्डर है हमारे पास में, जी। इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं जिस तरह की, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे सेकेंडरी फोर्स को तैयार किया जाए, ठीक। और वो एक एक्टिव फोर्स को तैयार करने की एक इनडायरेक्ट कोशिश की गई है, और इससे बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आएंगे देश में, और ये परिवर्तन देखेंगे। और इसके साथ में ही जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आज हमने फोकस किया, एम्प्लॉयमेंट इज ए सेकेंडरी इशू, जो इस योजना का मेन मुद्दा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, और आज जिन आदमियों को आप, जिन लोगों को, सैनिकों को 4 साल करेंगे, उनको आर्म्स वगैरह की ट्रेनिंग देंगे, अल्टीमेटली दे विल बेनिफिट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, इन द इकोनॉमी ऑल्सो। बिल्कुल। अब हम 8 बजे से लगातार अपने दर्शकों को यह समझाने वाले हैं कि आखिर जिस रिक्रूटमेंट की बात लगातार की जा रही है, जिस बंपर भर्ती की बात बार बार की जा रही है, आखिर उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है राजेश कि देखिए जिस तरह से ऐलान किया गया, लक्ष्य लगभग यह है कि 1.5 साल में कम से कम 10 लाख भर्तियां की जाएंगी, और ये सरकारी भर्तियां हैं। इसमें तमाम लोगों के मन में अब यह प्रश्न होगा कि आखिर ये भर्तियां कैसे होंगी, कैसे निकलेंगी, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से काम करेगी, और साथ ही एक प्रश्न यह भी होगा इसमें राजेश कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय के बीच में किस तरह से तमाम भर्तियां होने वाली। तो हमारे दर्शक कहीं ना जाएं, हम आपको विस्तार में सब कुछ समझाने वाले, हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि भर्तियां कैसे निकलेंगी, कहां कहां पर आप अपनी सेवाओं को दे पाएंगे, और जिस अग्निवर की बात की जा रही है उसमें 4 साल में आप किस तरह से नौकरी करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, कितना वेतन होगा, सब कुछ प्राइम न्यूज आपको समझाने वाला। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं।